हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनीत कुमार पाठक अपने यूट्यूब चैनल पाठक केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक शेल का अध्ययन करेंगे। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक शेल। कंडक्टेंस किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक शेल का अगर कंडक्टिविटी निकालना है, कंडक्टेंस निकालना है, तो इसके लिए हमको ज़रूरी है कि उसका पहले हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस निकालें। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का सिंबल होता है R और इसकी यूनिट होती है ओम। अब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक शेल का जब रेजिस्टेंस निकालते हैं तो रेजिस्टेंस जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक शेल में लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और देखिए, इस रेजिस्टेंस को निकालते हैं हम व्हीटस्टोन ब्रिज के हेल्प से। व्हीटस्टोन ब्रिज एक इक्विपमेंट है, एक डिवाइस है जिसके हेल्प से हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस निकालते हैं। एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब इन दोनों को हम इनकॉर्पोरेट करेंगे तो हमको मिलेगा R = L/A। यहाँ पर R है रेजिस्टेंस, रो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, L आपका है लेंथ एंड A है क्रॉस सेक्शन एरिया। जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के इनवर्स को हम कंडक्टेंस कहते हैं। 1/R होगा G, दैट इज कंडक्टेंस। और जो ये रेजिस्टिविटी है रो, इसके इनवर्स को 1/रो को, मतलब रेजिस्टिविटी के इनवर्स को हम कहते हैं कंडक्टिविटी, इसको बोलते हैं G स्टार। तो जिस्टा नहीं कहते, रेजिस्टिविटी के इनवर्स को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी, इसको कप्पा कहते हैं। तो रेजिस्टेंस अगर हमको मालूम हो, अगर R हमको मालूम हो, तो 1/R यानी इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? कंडक्टेंस बोलेंगे। और रेजिस्टिविटी, जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, रेजिस्टिविटी रो के इनवर्स को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी, यानी 1/रो हो जाएगा कप्पा, दैट इज द कंडक्टिविटी। यहाँ पर हम रिलेशन देख सकते हैं, कंडक्टेंस G = 1/R होता है। R की वैल्यू अगर आप पुट कर दें तो R की वैल्यू क्या होता है? R की वैल्यू होता है R होता है रो L/A। तो जब R की वैल्यू हम रखेंगे इसमें तो 1/R क्या हो जाएगा? इसको इन्वर्स कर देंगे तो बन जाएगा A/ρL। और A/ρL को अगर हम लिखेंगे तो आप ऐसे भी लिखते हो, A/ρL को लिखते हो 1/रो देन A/L, ऐसा लिख सकते हैं। और 1/रो A/L को आप लिख सकते हो कप्पा A/L। यहाँ जो कप्पा है ये हमारा है, क्या है? ये हमारा कंडक्टिविटी है। G स्टार क्या है? ये हमारा कंडक्टेंस है। कंडक्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है सीमेन, जिसको S से लिखते हैं, ठीक है। और इसे ओम इनवर्स भी कहते हैं, जिसको मोहो भी कहा जाता है। इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी यानी रो के इनवर्स को, 1/रो को हम क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी कहते हैं। इस कंडक्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहा जाता है। इसका सिंबल होता है कप्पा। SI यूनिट की बात करें तो कंडक्टिविटी की यूनिट होती है सीमन पर मीटर, लेकिन जनरली इसको हम सीमन पर सेंटीमीटर में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो कंडक्टिविटी है ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है। ये जो कंडक्टिविटी है नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ में हम जिस समय कंडक्टिविटी निकाल रहे होते हैं कंडक्टिविटी शेल में, उस समय कंडक्टिविटी शेल का प्रेशर, टेम्परेचर क्या है, इस बात पर भी डिपेंड करता है। तो 3 फैक्टर्स हैं जो कंडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्टिविटी को 3 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। पहला होता है नेचर ऑफ मटेरियल, दूसरा होता है टेम्परेचर और तीसरा होता है कंडक्टिविटी। मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्टिविटी के बेसिस पर सभी एलिमेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर, तीसरा होता है सेमीकंडक्टर। जितने भी मेटल्स हैं और उनके जो एलॉय होते हैं
उनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं। कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, तो उनको हम कहते हैं इंसुलेटर कहते हैं। और कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जैसे कि सिलिकॉन है, गैलियम है, इनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच होती है, इनको हम सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। सर्टेन मेटल्स आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर बाय डेफिनेशन हैविंग जीरो रेजिस्टिविटी और इनफाइनाइट कंडक्टिविटी। कुछ सब्सटेंस को हम सुपर कंडक्टर भी कहते हैं। सुपर कंडक्टर वे सब्सटेंस होते हैं जिसकी रेजिस्टिविटी जीरो होती है, या ऐसे कंडक्टर जिसकी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट है, उनको हम कहते हैं सुपर कंडक्टर। पहले ये कहा जाता था कि ओनली मेटल्स एंड देयर एलॉय एट वेरी लो टेम्परेचर अबाउट 0 to 15 केल्विन आर बिहेव्स एज सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर के तौर पर पहले ये माना जाता था कि केवल मेटल और उनके एलॉय जो कि लो टेम्परेचर पर होते हैं, 0 से 15 केल्विन टेम्परेचर पर होते हैं, वही जो है सुपर कंडक्टर की तरह से बिहेव कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आजकल जो है बहुत सारे सिरेमिक मटेरियल्स हैं और मिक्स्ड ऑक्साइड्स हैं जो कि सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं, वो भी काफ़ी हाई टेम्परेचर पर, लगभग 150 केल्विन टेम्परेचर पर भी जो है ये सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो केवल मेटल और उनके एलॉय ही सुपर कंडक्टर हो सकते हैं वेरी लो टेम्परेचर पर, ये बात आज के समय में सत्य नहीं है। अब आता है, बात उठती है कि कंडक्टिविटी जो होती है वो कितने टाइप की होती है। कंडक्टिविटी बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। एक को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दूसरे को बोलते हैं आयनिक कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हम मेटेलिक कंडक्टिविटी भी कहते हैं, और मेटेलिक कंडक्टिविटी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस प्रकार की कंडक्टिविटी मेटल्स के द्वारा शो की जाती है। और इस टाइप की कंडक्टिविटी अराइज होती है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, आप जानते हैं मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं तो इनसे कंडक्टिविटी अराइज होती है। तो जब कंडक्टिविटी जब कंडक्टिविटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से अराइज होती है तो उसको हम कहते हैं मेटेलिक कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी डिपेंड्स करता है 2 बातों पर। एक तो नेचर ऑफ मेटल का नेचर पर डिपेंड करता है किस टाइप का मेटल है, और दूसरा है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मेटल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड नेचर ऑफ मेटल विल डिसाइड द मेटेलिक कंडक्टिविटी। और दूसरे जो कंडक्टिविटी बताया मैंने, दूसरा कंडक्टिविटी होता है आयनिक कंडक्टिविटी। आयनिक कंडक्टिविटी में आयनिक कंडक्टर वो होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी आयंस के मूवमेंट की वजह से अराइज होती है। व्हेन पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस, these ions when start to move then they produces conductivity। तो जब कंडक्टिविटी आयंस के मूवमेंट से अराइज होती है तो उसको हम कहते हैं आयनिक कंडक्टिविटी, उसका नाम होता है आयनिक कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी 2 टाइप्स की होती है, एक होता है हमारा मेटेलिक कंडक्टिविटी और दूसरा है हमारा आयनिक कंडक्टिविटी। मेटेलिक कंडक्टिविटी अराइज होता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और आयनिक कंडक्टिविटी अराइज होती है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। वाटर जो होता है प्योर वाटर में बहुत कम अमाउंट में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी काफ़ी कम होती है। इसकी कंडक्टिविटी प्योर वाटर कंडक्टिविटी होती है 3.5 × 10⁻⁵ सीमेन पर मीटर। लेकिन जब हम किसी प्योर वाटर में इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट के डालने से नंबर ऑफ आयंस जो होते हैं वाटर में बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते जाते हैं वैसे वैसे कंडक्टिविटी भी बढ़ती चली जाती है। अब जो कंडक्टिविटी है, आयनिक कंडक्टिविटी है, जो आयंस के मूवमेंट से राइज होती है, वो कुछ बातों पर डिपेंड करते हैं। वो कौन कौन से बातें हैं? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड, जो आपने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है या लाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर आपने स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है तो कंडक्टिविटी ज़्यादा इंक्रीज होगी, अगर आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है तो कंडक्टिविटी कम इंक्रीज होगी। यानी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करता है आयनिक कंडक्टिविटी। दूसरा है साइज ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन। अब कंडक्टिविटी इस बात पर भी डिपेंड करता है कि जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को
ऐड करते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट का जो प्रोड्यूस होने वाला आयंस है वो स्मॉलर साइज का है या लार्जर साइज का है। स्मॉलर साइज आयंस की जो डिग्री ऑफ मूवमेंट होता है वो ज़्यादा होता है, कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। लार्जर साइज आयंस की कंडक्टिविटी कम होगी क्योंकि उनकी डिग्री ऑफ मूवमेंट कम होगा। और ऐसे ही सॉल्वेशन का है, अगर कोई आयन हाईली सॉल्वेटेड है तो उसकी कंडक्टिविटी थोड़ा सा कम हो जाएगी। फिर ऐसे बात आती है नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। और सॉल्वेंट जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं उस सॉल्वेंट का नेचर क्या है, इस बात पर भी आयनिक कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। अगर वो सॉल्वेंट विस्कस है, काफ़ी गाढ़ा है, तो उसकी कंडक्टिविटी कम होगी। ऐसे ही कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है या कम है तो इससे भी कंडक्टिविटी इंक्रीज और डिक्रीज होता है। और साथ ही में एक लास्ट फैक्टर है टेम्परेचर का। टेम्परेचर इंक्रीज करने से जनरली कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो टेम्परेचर भी एक फैक्टर है। तो कुल मिलाकर के अगर आप यहाँ देखेंगे तो 5 फैक्टर्स हैं। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड, साइज ऑफ आयंस, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड टेम्परेचर। ये 4 फैक्टर्स हैं जो आयोनिक कंडक्टिविटी को डिसाइड करते हैं। आयोनिक कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी या कम होगी, ये जो है इन 5 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अब हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। अगर हमें किसी आयनिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी मेजर करना है तो हम कैसे मेजर करेंगे, इसकी बात करेंगे। कंडक्टिविटी सेल के हेल्प से हम आयनिक सॉल्यूशंस का कंडक्टिविटी मेजर करते हैं। और जो कंडक्टिविटी सेल होता है उसमें 2 प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। दोनों प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स पर प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग होती है, फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम की कोटिंग होती है। इलेक्ट्रोकेमिकली उस पर कोट कर दिया जाता है, एक लेयर लगा दी जाती है। तो इसमें जो है कंडक्टिविटी सेल का इस्तेमाल करते हैं। कंडक्टिविटी सेल में 2 इलेक्ट्रोड होंगे, दोनों इलेक्ट्रोड के सरफेस पर जो है प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग होगी। आप क्या करते हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स का जो है क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल रखते हैं और उस क्रॉस सेक्शन एरिया को ए मान लेते हैं। जो दोनों इलेक्ट्रोड इस्तेमाल होते हैं उन दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, सपोज दैट ए। और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो डिस्टेंस होगी सपोज दैट वो क्या है, एल। तो अभी आपने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी शेल का, कंडक्टिविटी सेल का जो रेजिस्टेंस होता है वो एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ए के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अभी आपने निकाला था। तो यहाँ पर जो ए होता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया और यहाँ पर लेंथ, ये दोनों चीज़ें यहाँ से हम मेजर कर लेते हैं। फिर क्या है, देयरफॉर सॉल्यूशन। अब हम सॉल्यूशन को इस में भर देते हैं, इस सेल में भर देते हैं। तो सॉल्यूशन कन्फाइंड बिटवीन दिस इलेक्ट्रोड इज इन द कॉलम ऑफ लेंथ ए एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए। अब इस प्रकार से हम इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, R = ρl/a। तो यहाँ पर एल लेंथ और ए हमको मालूम है, तो R R जानते हैं, रेजिस्टेंस डायरेक्टली होता है। तो इस प्रकार से हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, रेजिस्टिविटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसको अगर हम इस प्रकार से लिखेंगे तो ρl/a, रो जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कप्पा होता है, रेजिस्टिविटी होता है वो कंडक्टिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ρl/a को हम अगर लिखना चाहें कंडक्टिविटी के टर्म में तो ये हो जाएगा L/कप्पा A। तो ये आपका ये बन जाएगा R = L/कप्पा × A। यहाँ जो कप्पा है यह है कंडक्टिविटी, R आपका रेजिस्टेंस है, L आपका लेंथ है, A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब हम क्या करते हैं कि जो L/A होता है, अभी आपने लिखा यहाँ पर R = 1/कप्पा L/A, यही हम लोगों ने लिखा, पीछे हमको मिला है। तो 1/कप्पा, अब यहाँ पर क्या है, L/A को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, G*। L/A जो है ये G* है, इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। ये हमारा सेल कांस्टेंट है। तो R = हो जाएगा G*/कप्पा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं G* क्या होगा, सेल कांस्टेंट G= क्या होगा, R × कप्पा।
तो ये जो सेल कांस्टेंट है, जी स्टार को बोलते हैं सेल कांस्टेंट। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, व्हाट इज सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड एज, कैसे लिखेंगे, जी स्टार सेल कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लेंथ बाय क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल के लेंथ बाय एरिया रेशियो को हम क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट कहते हैं। और जब हम सेल कांस्टेंट की वैल्यू उसमें रखते हैं, जी स्टार की वैल्यू रखते हैं, तो आर जी इक्वल टू मिल जाता है जी स्टार बाई कप्पा, और जी स्टार जी इक्वल टू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आर इंटू कप्पा। तो इस प्रकार से भी आप जी स्टार को डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जी स्टार जी इक्वल टू आर इंटू कप्पा। इसका मतलब हो गया कि सेल कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल। किसी भी कंडक्टिविटी सेल के रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी के मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट को हम सेल कांस्टेंट कह सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो है आपका हो जाता है। अब हम बात करेंगे सेल कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज के हेल्प से। ये देखिए जो हम लोग निकाल रहे थे कि कप्पा इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट बाय आर, या कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कप्पा इज इक्वल टू जी स्टार बाई आर, या जी स्टार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी स्टार इज इक्वल टू हो जाएगा आर इंटू कप्पा। इस प्रकार से तो द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट इन द सेम सॉल्वेंट एंड एट ए गिवन टेम्परेचर डिफर ड्यू टू चार्ज एंड साइज ऑफ आयंस इन विच दे डिसोशिएट। अगर टेम्परेचर भी सेम हो, सॉल्वेंट भी सेम हो, तो भी कंडक्टिविटी जो होती है वो डिफरेंट निकलती है, क्योंकि डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स डिफरेंट चार्ज और डिफरेंट साइज के आयंस प्रोड्यूस करते हैं। तो चार्ज और साइज ऑफ आयंस आल्सो डिसाइड द कंडक्टिविटी, क्योंकि चार्ज और साइज ऑफ आयंस जो होता है ये जो है आयंस के डिग्री ऑफ मूवमेंट को प्रभावित करता है, उसके फ्लो को प्रभावित करता है। और जब आयंस का फ्लो प्रभावित होगा, आयंस का मूवमेंट प्रभावित होगा, तो आयंस की मूवमेंट की वजह से ही कंडक्टिविटी अराइज होती है, इसलिए कंडक्टिविटी भी उससे प्रभावित हो जाएगी। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का एक पिक्चर है और इसके हेल्प से हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। यहाँ कुछ कन्वर्जन है, आप देख सकते हैं कि अगर आप देखें तो कप्पा इज इक्वल टू सी बाई लेमडा एम होता है, ये रिलेशन है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, कंसंट्रेशन और कंडक्टिविटी में। तो यहाँ पर क्या है कि अगर कप्पा को हम सीमन पर मीटर में, कंसंट्रेशन सी को मोल में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, मोल पर मीटर क्यूब में रिप्रेजेंट करते हैं, तो यूनिट ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम जो होगा सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल में होगा। इनका कन्वर्जन कैसे है वो देख लेते हैं। 1 सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, या कह सकते हो 1 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल। ये इंटर कन्वर्जेंस है, यूनिट्स का कैलकुलेशंस में काम आता है। अब हम बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा आता है एग्जाम में, ये एग्जाम्स में काफ़ी आता है। क्वेश्चन है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के साथ में कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी कैसे वेरी करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें एक सेंटेंस आपको याद रखना है केवल, कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीज विद डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन फॉर बोथ वीक एंड स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन। ये सेंटेंस ही पर्याप्त है। कंडक्टिविटी जो होता है, कंडक्टिविटी को हम क्या लिखते हैं, जी लिखते हैं। तो जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा कंडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। कंडक्टिविटी arises due to the movement of ions in यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के यूनिट वॉल्यूम में जितने भी आयंस हैं, उन आयंस के द्वारा, उन आयंस के मूवमेंट के द्वारा होने वाली जो कंडक्टिविटी है उसको हम कंडक्टिविटी कहें। तो यहाँ पर जो
यहाँ पर एक बात बिल्कुल क्लियर है कि कंडक्टिविटी जो होता है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अब कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन जो होता है वो डायल्यूशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कंसंट्रेशन, जब डायल्यूशन बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन घटेगा, और जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो डायल्यूशन घटेगा। तो क्या है कि कंडक्टिविटी जो होगा कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ बढ़ेगा और कंसंट्रेशन घटने के साथ घटेगा। इसका मतलब हो गया कि जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ते जाएंगे, और जैसे जैसे नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जाएंगे नंबर ऑफ आयंस के द्वारा प्रोड्यूस होने वाली जो कंडक्टिविटी है वो भी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि कंडक्टिविटी जो होता है वो नंबर ऑफ आयंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। यही वजह है कि जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जाते हैं और कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाती है। और इसको उल्टा कर दें, अगर हम डायल्यूशन बढ़ाते जाते हैं तो डायल्यूशन बढ़ाने से क्या होगा? कंसंट्रेशन कम होगा, और कंसंट्रेशन कम होने से क्या होगा? नंबर ऑफ आयंस कम होंगे, और नंबर ऑफ आयंस कम होने से क्या होगा? आपका कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। इसका मतलब हो गया डायल्यूशन बढ़ाने से कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है। डायल्यूशन के साथ में कंडक्टिविटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिलेशन है। कंडक्टिविटी का कंसंट्रेशन के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डायल्यूशन के साथ में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फॉर बोथ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट चाहे स्ट्रांग हो या वीक हो, दोनों के लिए कंडक्टिविटी का रिलेशन सेम है। अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, कंसंट्रेशन घटाएंगे तो कंडक्टिविटी घटेगी, डायल्यूशन बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी घटेगी, क्योंकि डायल्यूशन के साथ में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, और डायल्यूशन को घटाएंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि कंडक्टिविटी है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस पर। नंबर ऑफ आयंस आर द फैक्टर्स which decide the conductivity. If number of ions in the solution is more, then conductivity will be more, and number of ions if less, then conductivity will be less. तो इस प्रकार से जो कंडक्टिविटी है कंसंट्रेशन के साथ में चेंज होता है। कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ बढ़ता है, घटने के साथ घटता है। अगर डायल्यूशन के साथ जोड़ेंगे तो कंडक्टिविटी डायल्यूशन के इंक्रीज होने से डिक्रीज होगा और डिक्रीज होने से इंक्रीज होगा। तो ये इसका वेरिएशन है। नेक्स्ट आप इसमें देखेंगे मोलर कंडक्टिविटी की बात आ गई। मोलर कंडक्टिविटी, इसको हम लैम्डा एम कहते हैं। मोलर कंडक्टिविटी एक्चुअली इट इज़ द कंडक्टिविटी अराइजेज बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के आयंस के द्वारा प्रोड्यूस होने वाली कंडक्टिविटी को हम मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। मोलर कंडक्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज द कंडक्टिविटी अराइजेज बाय द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर किसी सोल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हैं तो उन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के आयंस के द्वारा प्रोड्यूस होने वाली टोटल कंडक्टिविटी को हम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। अब देखो, मान लो आपने 2 सोल्यूशन बनाए हैं, एक सोल्यूशन नंबर 1, दूसरा सोल्यूशन नंबर 2। सोल्यूशन नंबर 1 में 1 मोल आयंस को रखा है आपने 2 लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में, और दूसरा सोल्यूशन बनाया है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को रखा है आपने 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में। तो ऐसे में किसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी? दोनों में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस तो 1 मोल ही हैं, लेकिन एक में वॉल्यूम 2 लीटर है, दूसरे का वॉल्यूम 1 लीटर है। तो 1 मोल आयंस इन 1 लीटर सोल्यूशन एंड 1 मोल आयंस इन 2 लीटर सोल्यूशन, दोनों की कंडक्टिविटी क्या सेम होगी या अलग अलग होगी? यस, दोनों की कंडक्टिविटी अलग अलग होगी। जिस सोल्यूशन का वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो उस सोल्यूशन में जो 1 मोल आयंस हैं उनके बीच का डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, और आयंस के बीच अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो उनके बीच लगने वाला इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा,
और उनके आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से उनमें मूवमेंट करने की जो क्षमता है, मूवमेंट करने की जो एबिलिटी है वो ज़्यादा होगी। दे विल हैव मोर डिग्री ऑफ मूवमेंट, दे विल हैव मोर डिग्री ऑफ फ्रीडम टू मूव, दैट्स वाई दे विल शो मोर कंडक्टिविटी। तो जिस सोल्यूशन का वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसमें मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। अब 1 लीटर सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो 1 लीटर सोल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस तो 1 मोल ही हैं, लेकिन वॉल्यूम कम होने की वजह से उनके आयंस के बीच में जो इंटर आयनिक डिस्टेंस है वो कम होगा। इंटर आयनिक डिस्टेंस कम होने की वजह से वो अपोजिट चार्ज आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जब वो इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाएगा, उनका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम टू मूव है वो कम हो जाएगा, उनका मूवमेंट कम हो जाएगा। मूवमेंट कम होने की वजह से आयनिक मूवमेंट जैसे ही कम होगा, मोलर कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब हो गया, जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसमें मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, जिसका वॉल्यूम कम होगा उसकी मोलर कंडक्टिविटी कम होगी। अब मेरा क्वेश्चन ये है, जब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट दोनों सोल्यूशन में है, केवल वॉल्यूम दोनों का ज़्यादा और कम है, तो किसका सोल्यूशन ज़्यादा कंसनट्रेट हुआ, किसका डाइल्यूट हुआ? 1 लीटर सोल्यूशन जो होगा ये कंसनट्रेट सोल्यूशन होगा, क्योंकि इसमें सॉल्वेंट का अमाउंट कम है, और जो 2 लीटर वॉल्यूम का सोल्यूशन है ये डाइल्यूट सोल्यूशन होगा, क्योंकि इसमें सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा है। इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन कम करते जाएंगे, जैसे जैसे हम सॉल्वेंट को ऐड करते जाएंगे, डाइल्यूशन करते जाएंगे, कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। कौन सी कंडक्टिविटी? मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी जो है कंसंट्रेशन डिक्रीज करने पर इंक्रीज करेगा, यानी डाइल्यूशन बढ़ाने पर बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो मोलर कंडक्टिविटी का रिलेशन है वो कंसंट्रेशन के साथ में क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विथ डिक्रीजमेंट इन द कंसंट्रेशन। और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कंसंट्रेशन का उल्टा क्या होता है? कंसंट्रेशन का उल्टा होता है डाइल्यूशन। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि मोलर कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। मतलब एज वेल एज डाइल्यूशन इंक्रीजेज, मोलर कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। और जब डाइल्यूशन इंक्रीज करते जाएंगे तो कंसंट्रेशन कम होता चला जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब कंसंट्रेशन 0 को अप्रोच करेगा। इफ़ वी इंक्रीज डाइल्यूशन एंड if concentration approaches 0 then this molar conductivity is called limiting molar conductivity। और जब डाइल्यूशन को इतना बढ़ा देंगे कि कंसंट्रेशन लगभग 0 हो जाएगा, तो ऐसे निग्लिजिबल कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी को हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे, जिसको लैम्डा नॉट एम भी कहा जाता है। सो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिविटी when concentration approaches 0. Limiting molar conductivity directly proportional to dilution and inversely proportional to concentration. As we increase the dilution, limiting molar conductivity will increase because interionic forces of attraction decreases. And as we increase the concentration, limiting molar conductivity will decrease because interionic forces of attraction decreases. तो कंडक्टिविटी जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस पर, और मोलर कंडक्टिविटी जो होता है वो डिपेंड करता है इंटर आयनिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पर। मोलर कंडक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज विद डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इस प्रकार से कंसंट्रेशन के साथ में या डाइल्यूशन के साथ में मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी चेंज होती हैं। और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए यहाँ रिलेशन भी दिया है मोलर कंडक्टिविटी का और कंसंट्रेशन का। मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस ए सी पावर हाफ। यहाँ पर ए क्या है? ये जो है आपका स्लोप है, निगेटिव स्लोप है, जो इंटरसेप्ट से नीचे की तरफ स्लोप आता है वो दिखाता है। सी हाफ इज द कंसंट्रेशन, लैम्डा एम जो होता है मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा नॉट एम जो होता है वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है।
तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।